इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। इसमें हमें क्या रैखिक समीकरण युग्म दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसमें हमें पहला समीकरण दिया है x - 3y - 3 बराबर 0। अब ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। और दूसरा हमें क्या दिया है, ये दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करने के लिए कहा गया है, सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि क्या इसका एक अद्वितीय हल है, या फिर इसके कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। और फिर अगर अद्वितीय हल होता है इसका, तो हमें उसको वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम ये कैसे पता करें कि इसके अद्वितीय हल हैं, या इसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके लिए हमने पिछले प्रश्नावली में ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारा a1 बटे a2 हो और ये बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तब हमारा क्या होता है, तब इसमें केवल एक हल होता है, यानी कि एक हमारा अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इस तरह के कंडीशन में। और जब हमारा इसमें a1 बटे a2 ये बराबर हो b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर हो c1 बटे c2 के, तब हमारा क्या होता है, इसमें हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। इसको आपने पिछले प्रश्नावली में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, और फिर तीसरा हमारा किस तरह का सिचुएशन होता है कि जब a1 बटे a2 ये हमारा बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तब हमारा क्या होता है कि एक भी हल नहीं होता, यानी कि कोई हल नहीं होता है। तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसमें ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है, इसमें हम a1 b1 और c1 का मान लिखेंगे। इसी तरह से a2 b2 और c2 का मान लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम a1 का मान लिखते हैं। a1 हमारा क्या होगा, पहले समीकरण में x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से b1 का मान क्या होगा, ये देखिए b1 हमारा y का गुणांक होता है, यानी कि -3। और c1 का मान क्या होगा, ये हमारा होता है अचर पद, यानी कि -3। तो इस तरह से ये हो गया। ऐसे ही हम a2 का मान लिखेंगे। तो a2 हमारा क्या होगा, ये दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, यानी कि 3। और इसी तरह से b2 का मान क्या होगा, ये y का गुणांक, यानी -9। और c2 का मान ये हमारा -2। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले a1 बटे a2। तो देखिए a1 क्या है, 1 बटे में a2 क्या है, 3। तो ये आ गया 1 बटे 3। इसी तरह से अब हम देखेंगे b1 बटे b2। तो b1 देखिए -3 है, बटे में b2 कितना है, -9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1 बटे 3 ये भी आ गया, यानी 1 बटे 3 1 बटे 3 ये दोनों बराबर हो गए। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा कि इसमें अब हमें c1 बटे c2 का मान भी निकालना होगा। तो देखिए c1 कितना है, ये है -3, बटे में c2 कितना है, ये -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 3 बटे 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या सिचुएशन बन रहा है कि क्योंकि इसमें हमारा जो a1 बटे a2 है ये तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो ये जब हमारा सिचुएशन होता है तो इसमें हमारी क्या होती है कि इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें कोई हल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोई हल नहीं।
तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें अगर हमारा कोई हल है ही नहीं तो इसमें हमें हल भी नहीं ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमें सिर्फ ये कहा गया है कि जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का अगर एक अद्वितीय हल है तो उसी का हमें हल ज्ञात करना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो इसको हमें बस यहीं पर छोड़ देना है क्योंकि इसमें कोई हल नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए इसी तरह से हम दूसरे भाग को करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस में y, ये बराबर के इधर 5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो -5 हो गया और बराबर के इधर 0, यानी कि हमें बराबर के इधर 0 रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y, ये इधर आके -8 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि इसमें हम यहाँ पर देखेंगे a1 बटे a2 का मान। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर a1, b1 और c1 इसी तरह से इसका भी मान निकाल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं a1 बटे a2 का मान। तो देखिए a1 क्या होगा, पहले समीकरण में x का गुणांक यानी कि 2 बटे में a2 हमारा ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया 2 बटे 3। ऐसे ही अब हम देखेंगे b1 बटे b2 का मान। तो देखिए b1 हमारा क्या है, ये हो जाएगा y का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, बटे में b2 क्या होगा, इसमें y का गुणांक यानी कि 2, तो ये आ गया 1 बटे 2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें हमारा ये 2 बटे 3 और 1 बटे 2 है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि क्योंकि a1 बटे a2 जो है ये हमारा बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारा क्या होगा कि अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अद्वितीय हल है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जब इस तरह का सिचुएशन बनता है तो केवल एक हल होता है, यानी कि एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिए अब इसमें हमारा अद्वितीय हल आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होगा अब कि इसे हमें वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा अद्वितीय हल है। तो देखिए अब हम वज्र गुणन विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं। इससे पहले आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखा है, अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा वज्र गुणन विधि। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा है वज्र गुणन विधि। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम इसमें आपको ये कर लेना है कि इस तरह से आप लिख लेंगे x, y और 1। अब देखिए इसमें अब आपको क्या देखना है कि जो हमारे ये दोनों समीकरण है, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, तो इन दोनों ही समीकरण में आपको बीच से स्टार्ट करना है, यानी कि बीच वाले पद से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले समीकरण में हमारा बीच वाला पद ये है, यानी कि y है, और y का गुणांक आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ऐसे ही अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक क्या है, 2, तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर हमने बीच वाले पद का लिख लिया। अब इसके बाद अगले वाले पद का, यानी कि y का जो पद है इसके बाद हमारा ये अचर पद है और इसमें भी हमारा y के बाद अचर पद है। तो अब हम इनको लिखेंगे, यानी सबसे पहले -5 है तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख लेंगे -5, और इसमें हमारा अचर पद क्या है, ये है हमारा -8, तो ये हम लिख लेंगे। अब इसके बाद आगे वाला पद तो इसमें है ही नहीं, तो हमें सबसे पीछे जाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमने ये लिख लिया है, इसके बाद ये आ जाएगा अब, यानी कि x का गुणांक। तो x का गुणांक इसमें क्या है, 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, और इसमें x का गुणांक 3, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और पद आपको लिखना है। तो देखिए इसमें तो 3 ही पद हैं दोनों में, और यहाँ पर हमने तीनों पदों के लिख लिए हैं, लेकिन इसमें आपको एक और पद का लिखना पड़ेगा, और वो क्या है, देखिए हमने x का गुणांक इसमें लिख लिया है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यही वाला, यानी कि बीच वाला जो पद है यही आएगा। तो इन्हीं का अब हम गुणांक लिखेंगे, यानी कि इसका गुणांक 1 और इसमें हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपने समझा कि हमें इसमें क्या करना होता है कि दोनों ही समीकरणों में हमें बीच वाले पद से स्टार्ट करना है और बीच वाले पद पे ही खत्म करना है, ठीक है। ये बात आपको बस अपने दिमाग में बिठा लेना है कि बीच वाले पद से स्टार्ट करना है और बीच वाले पद पे ही खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बीच वाले पद से ही स्टार्ट किया था गुणांक लिखना, और यहीं पर हमने खत्म किया है। तो ये काम आपको कर लेना है सबसे पहले।
तो ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा x और इसके नीचे आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगा देंगे, और इसी तरह से y को भी लिख लेंगे और इसके नीचे भी बटे का चिन्ह लगा देंगे। अब ऐसे ही एक को भी लिख लेना है आपको और इसके नीचे बटे का चिन्ह, ठीक है। तो तीनों को लिख करके इस तरह से और बटे का चिन्ह लगा के और आपको बराबर का चिन्ह लिख देना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह से आप चिन्ह बना ले, ये हमारा यहाँ पर इस तरह से इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखिए वज्र गुणन विधि हमारा नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा, अब ऐसे ही इसका इससे होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अब हमें सबसे पहले 1 का -8 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो ये आ जाएगा -8। अब ऐसे ही 2 का -5 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा -10। और आपको बस अपनी तरफ से ध्यान देना, अपनी तरफ से इन दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है हमेशा। क्या बोल रहा हूं मैं, हमेशा लगाना है आपको अपनी तरफ से ये माइनस का चिन्ह, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसी तरह से y के नीचे भी लिखेंगे, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो -5 है इसका 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -15 और -8 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -16। और इसमें भी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनके बीच माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3 और अपनी तरफ से क्या लगाना है हमें, माइनस का चिन्ह। तो ये हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद वाला जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो x है इसको तो एज इट इज लिख लेना है और इसको जो नीचे है सॉल्व कर लेना है हमें। सबसे पहले -8 है तो ये लिखा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया +10 बराबर में y है तो y लिखेंगे, बटे में ये हमारा है -15 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि +16 बराबर में क्या है 1 बटे में ये देखिए 4 - 3 यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x बटे में ये देखिए -8 प्लस में 10 तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये हो गया। इसी तरह से बराबर में ये y बटे में -15 प्लस 16 यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा, बराबर में ये हमारा 1 बटे में 1 एज इट इज आ गया। अब हमें इसमें x और y का मान निकालना है, तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x बटे में 2 है इसको उतार दीजिए और ये जो बराबर में हमारा 1 बटे 1 है इसको हम इसके बराबर में लिख लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का x से गुणा होगा तो x ही आएगा, बराबर में 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2 यानी x का मान आ गया हमारा 2। इसी तरह से y का मान निकालने के लिए इसको भी आप y बटे 1 को इसके बराबर में लिख लीजिए, यानी कि x और y का मान निकालने के लिए आपको इसके बराबर में इन दोनों को एक एक बार लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इनका भी इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए y का 1 से गुणा y आ जाएगा, बराबर में 1 का 1 से गुणा 1 आ गया, यानी y का मान हमारा 1 और x का मान 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है हमारा वज्र गुणन विधि, बस आपको एक बार समझ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा भाग। अब चलिए इसी तरह से हम तीसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब तीसरे भाग को कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो देखिए इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारा 3x माइनस में 5y, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो -20 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये हो गया पहला समीकरण। इसी तरह से ये 6x माइनस 10y, ये इधर आके -40 बराबर में 0। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसमें हम a1 बटे a2 का मान देखते हैं। तो देखिए a1 हो जाएगा 3 बटे में a2 हो जाएगा
6, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, तो क्या बचा 1/2। इसी तरह से अब हम देखेंगे b1/b2 का मान। तो देखिए b1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है -5 बटे में b2 क्या है -10। तो माइनस से माइनस कटा और ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये भी आ रहा है हमारा 1/2, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। यानी अब हमें इसमें C1/C2 का मान भी निकालना होगा। तो C1 हो जाएगा इसमें -20 और C2 हो जाएगा -40। तो ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी कि 1/2 इसमें हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में ही हमारा 1/2 है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें जो हमारा A1/A2 है ये बराबर है हमारा B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। तो जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है तो इसमें हमारी क्या होती हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले कि अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए क्या इसमें हमें वज्रगुणन विधि से हल ज्ञात करना होगा? नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें हमारा एक अद्वितीय हल नहीं है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें सिर्फ प्रश्न में उसी का हल ज्ञात करने के लिए कहा गया है जिसके एक अद्वितीय हल हो, ठीक है। तो इसका हमें नहीं करना है, इसलिए इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरे भाग का सोल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण और ये दूसरा। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हम A1/A2 का मान। तो देखिए A1 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो x का गुणांक 1 मान लेंगे, और नीचे हमारा हो जाएगा A2 का मान, यानी कि ये हो गया 3, तो ये आ गया 1/3। इसी तरह से अब देखना है B1/B2 का मान। तो देखिए B1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3 बटे में B2 हमारा ये भी -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि इसमें 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/3 और 1 क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे हम कि क्योंकि इसमें जो A1/A2 है ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो क्या होता है हमारा, इसमें अद्वितीय हल होता है। तो लिखेंगे हम अद्वितीय हल है इसमें। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए अगर हमारा इसमें अद्वितीय हल है तो हमें इसमें क्या करना होगा, वज्रगुणन विधि से इसका हल ज्ञात करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने ऐसा दूसरे भाग में सीख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम हमारा क्या होता है, तो पहला काम हमारा होता है x, y और 1 इस तरह से लिख लेना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे दोनों समीकरण हैं इनमें हम जो बीच वाला पद है उससे स्टार्ट करते हैं। तो बीच वाला पद ये देखिए -3y है, तो इसमें क्या लेंगे हम, y का गुणांक यानी कि -3। इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी -3 है y का गुणांक, तो ये भी लिख लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले पद को देखते हैं, यानी कि इसके बाद अगला पद ये है अचर पद, तो ये -7 है, तो इसको लिख लेना है हमें इस तरह से। और फिर दूसरे समीकरण में क्या है, अचर पद -15, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला पद तो है ही नहीं, तो हमें सबसे पीछे पहुंच जाना है, यानी कि ये देखिए x है, x का गुणांक कुछ नहीं है, तो ये हम क्या लिखेंगे 1, और नीचे वाले में x का गुणांक ये है 3, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला पद, यानी कि x के बाद अगला पद क्या है, ये बीच वाला यानी -3y, तो इसमें हमारा क्या है गुणांक, ये है हमारा -3, और नीचे वाले में क्या है, इसमें भी हमारा -3 ही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें बीच वाले पद से ही स्टार्ट करना है और इसी पे हमें खत्म करना है। तो देखिए हमने इसी से स्टार्ट किया था और इसी पे खत्म किया, यानी -3, यहाँ पर भी -3, ठीक है। तो ये काम आपको पहले कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को लिखते हैं और बटे का चिन्ह, इसी तरह से y को लिखते हैं और बटे का चिन्ह, और 1 को लिख के बटे का चिन्ह, और इन सभी को बराबर में कर देते हैं, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी तिरछा गुणा जो कहते हैं हम, ये हम कर लेंगे। ऐसे ही इसका हो जाएगा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई
ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। अब देखिए, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 का -15 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अब हमें 15 और 3 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 45। इसी तरह से -3 और -7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों के बीच में अपने से यानी खुद से हमें माइनस का चिन्ह डालना होता है, तो ये कर दिया। अब ऐसे ही y के साथ करेंगे, सबसे पहले -7 का 3 से गुणा तो ये हो गया -21। अब -15 का 1 से गुणा तो ये हो जाएगा -15 और इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, 1 का -3 से गुणा -3 आ गया और 3 का -3 से गुणा -9 आ गया और इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया x बटे में 45 में से 21 घटाएंगे तो ये बचेगा 24 बराबर में ये हो गया y बटे में ये -21 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 15 बराबर में 1 बटे में -3 ये माइनस और माइनस प्लस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, x बटे में 24 आ गया बराबर में y बटे में देखिए -21 प्लस 15 सॉल्व करने पर क्या आएगा माइनस का 6 बराबर में ये 1 बटे में -3 प्लस 9 को सॉल्व करने पर 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालने के लिए इसके बराबर में हमें इसको रखना होगा यानी 1/6 को। तो देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x बराबर में 24 का 1 से गुणा 24। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखिए 6 गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो जब 6 से 24 को भाग करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी x का मान 4 आ गया। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो ये y बटे में -6 बराबर में 1 बटे में 6 रखेंगे। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 6 का y से गुणा 6y बराबर में -6 का 1 से गुणा -6। तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए 6 से -6 को भाग करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, क्योंकि देखिए -6 बटे में 6 हो गया, 6 से 6 कट जाएगा एक बार में यानी कि -1 आ गया। तो ये हो गया y का मान -1 और x का मान 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 के चारों भाग कंप्लीट हुए इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को यहाँ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।